नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, लोअर पीसेस मेंस एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चलाई जा रही थी उसका ये मॉक टेस्ट 8 है, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट है। और यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस और हिंदी, इन सभी पोर्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके बाइलिंगुअल होंगे, मतलब दोनों भाषाओं में मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे। आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना होगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में यदि कोई समस्या आपको होती है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कोट करके क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, तो जो हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं वो आपको उसका सलूशन कमेंट्स में ही प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस सेक्शन सबसे पहले, जो कि आपका स्टार्ट होता है 25 क्वेश्चन बाद। स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, वो है कथन और कारण का। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट और रीजन का एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला इसमें जो कथन लिखा हुआ है वो है आपका कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन एग्रीकल्चर। तो बिल्कुल सही है, जो ब्लैक सॉइल होती है ये आपकी कॉटन की खेती या कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं कारण में क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन दिस सॉइल। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर एबंडेंस में लिखा हुआ है सॉइल में, तो जो नाइट्रोजन है ना, वो आपका आप कह सकते हैं एबंडेंस में नहीं पाया जाता है। तो रीजन गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट सही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ क्रॉप लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको डिजीज मिलेगा, है ना, बीमारियां जो उस क्रॉप से एसोसिएटेड होंगी। तो पहला लिखा हुआ है कि आलू में झुलसा रोग होता है, मतलब पोटैटो में ब्लाइट डिजीज होता है। तो ये सही है आपका, आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत मिला नहीं है ढूंढना है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा है कि ज्वार जो है सोरघम, उसमें कंडुआ रोग होता है, मतलब स्मट, है ना, कंडुआ मतलब स्मट, तो सोरघम में स्मट होता है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। तो ए और बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन में लिखा है कि तिल में आपका फाइलोडी होता है, सीसम में आपका फाइलोडी होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन फ्रेंड, जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है गेहूं का, है ना, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो वीट है उसमें आर्गट डिजीज नहीं होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन उत्तर प्रदेश इज मोस्ट अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है वेस्टर्न रीजन, दूसरा है ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन या फिर सदर्न रीजन। तो फ्रेंड, जो वेस्टर्न रीजन है आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वायु अपर्दन की क्रिया होती है, विंड इरोजन की क्रिया, वो सबसे तेज होती है। ठीक है, तो इसका पश्चिमी क्षेत्र या वेस्टर्न रीजन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सुमेलित करना है मैच दी फॉलोइंग। एक तरफ आपको जगह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपका नदियों का नाम लिखा हुआ है, रिवर्स का नेम लिखा हुआ है। तो चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? तो ये आपकी हो जाएगी मंदाकिनी। जौनपुर में आपकी फ्रेंड्स गोमती नदी बहती है और मथुरा में फ्रेंड्स आपका यमुना रिवर बहता है। मथुरा में आपका यमुना हो जाएगा और अयोध्या आपकी सरयू नदी से आप मिला देंगे। तो इस तरह से जो सही मिलान होगा वो होगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? वेयर इज बखीरा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो ऑप्शन ए आपका है संत कबीर नगर, दूसरा है फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव। तो संत कबीर नगर इसका सही जवाब होगा। जो बखीरा बर्ड सेंचुरी है ये आपका संत कबीर नगर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सुमेलित करना है आपको मैच दी फॉलोइंग। उस्ताद बिसायत खान
ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके सितार से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। फिदा हुसैन नारसी, ये आपके हिंदी रंगमंच से रिलेटेड है। सितारा देवी आपके रिलेटेड है कथक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जतिन भट्टाचार्य हैं ये आपके सरोज से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो सही मिलान होगा वो आपका 4 3 2 1, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वेयर इज हरिदास जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मथुरा, वाराणसी, वृंदावन या झांसी? तो फ्रेंड्स जो हरिदास जयंती है ये हर साल वृंदावन में मनाई जाती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द उत्तर प्रदेश एज पर द 2011 सेंसस? तो 22.3% याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 2001 जनगणना के अनुसार वो आपका है 22.3%, है ना। उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा अर्बन पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश? तो 22.3%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी दशकीय वृद्धि के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। आर इन द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिकेडल ग्रोथ रेट? तो फ्रेंड डिकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते क्रम में आपको इन यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों को लगाना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, जो आप कह सकते हैं 6.3% डिकेडल ग्रोथ रेट दिखा रहा है। फिर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, ये आपका है 6.9% डिकेडल ग्रोथ रेट। और फिर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि आपका है 17.2% डिकेडल ग्रोथ रेट। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2, 3 और 1, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। शहरी जनसंख्या के मामले में तमिलनाडु का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ तमिलनाडु इन द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? तो इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन तमिलनाडु का फ्रेंड्स तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, सेकेंड नंबर पे आपका यूपी है, थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है और फोर्थ नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है। तो ये क्रम है 1 2 3 4। ठीक है, यूपी जो है आपका वो सेकंड नंबर पे, ध्यान रखिएगा, अर्बन पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, इंडियन स्टेट्स में जो यूपी है वो सेकंड नंबर पे, पहले महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की धार्मिक जनसंख्या के अनुसार हिंदुओं में लिंगानुपात कितना है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन हिंदूज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो जो हिंदुओं का लिंगानुपात है वो आपका 939 है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उत्तर प्रदेश में आपका गाजियाबाद है, ध्यान रखिएगा। 67.55 आप कह सकते हैं परसेंटेज के साथ गाजियाबाद अर्बन परसेंटेज या अर्बन नगरीय प्रतिशत के हिसाब से नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड इन विच ईयर? तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही ऑप्शन होगा 1990। 1990 में आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या मानव गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में न्यूनतम दिनों के लिए काम करते हैं, या वे कृषि श्रमिक परिवारों से अनुसूचित जाति या जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित होते हैं, या उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो ये 4 ऑप्शन थे, एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इन इंडिया पीपल बिलो द पॉवर्टी लेवल आर क्लासिफाइड इन सच वे दैट दे आर इंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड कंटेंट। सेकेंड ऑप्शन है दे वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। थर्ड ऑप्शन है दे बिलोंग टू SC/ST सोशल ग्रुप फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। और चौथा जो कि लास्ट ऑप्शन है देयर डेली वेज आर लेस देन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेज। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दे आर इंटाइटल्ड टू द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड कंटेंट, है ना। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड कंटेंट ना याद रखिएगा, जो पीपल बिलो पॉवर्टी लेवल का क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड कंटेंट, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी के निधन के कारण खबरों में रहा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रिसेंटली द टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ महंत रामेश्वर पुरी ऑफ अन्नपूर्णा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वाराणसी। अभी हाल ही में न्यूज में भी था ये, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कि जो रामेश्वरपुरी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत थे, उनके निधन के कारण जो मंदिर खबरों में रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मिड डे मील स्कीम इज मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड बाय। सिंपल पूछा जा रहा है कि जो मध्याह्न भोजन योजना स्कीम है उसका प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा देखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम। ध्यान रखिएगा, ये सेंटर की स्कीम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली कार्स्टेन Wahlholm set a world record in men's 400 meter hurdles at Diamond League Athletics in Oslo. He belongs to which country? तो हाल ही में कार्स्टेन वॉलहोम ने ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे, है ना। तो ओस्लो में ये दौड़ हुई थी और नॉर्वे की आप कह सकते हैं कैपिटल भी आपकी ओस्लो है, ठीक है। तो नॉर्वे इसका सही जवाब होगा, ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मैच दी फॉलोइंग का है। एक तरफ नगर लिखा हुआ है और एक तरफ एसोसिएटेड इंडस्ट्री या उद्योग लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ आपके सिटी के नाम है कोयम्बटूर, सबसे ज़्यादा फेमस है सूती वस्त्र के लिए, ध्यान रखिएगा, तो कोयम्बटूर का हो जाएगा डी ऑप्शन। राउरकेला ये आपका लौह इस्पात या आयरन ओर के लिए फेमस है, तो ये आपका बी का 3 हो जाएगा। कपूरथला ये आपका फेमस है रेल के डिब्बों के लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो बरौनी है ये आपका तेल शोधन के लिए मशहूर है। तो इस तरह से जो ऑप्शन हमें मिला है वो है 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2, 1 आपका ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का कौन सा संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ? विच एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नावल सिंपोशियम IONS was recently held in France on 1 जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स ये आपका 7वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 7वां संस्करण था। आप कह सकते हैं हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण, है ना। इंडियन ओशन नावल सिंपोसियम का 9th एडिशन हुआ था ये, जो कि फ्रांस में हुआ था 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में तमिलनाडु के कुंडमकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया है। इसका निर्माण कौन सा देश करा रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट हैज़ बीन स्टार्टेड इन कुंडमकुलम तमिलनाडु, विच कंट्री इज बिल्ट इन? तो रूस के द्वारा या रशिया के द्वारा आप कह सकते हैं कि इसका निर्माण कराया जा रहा है तमिलनाडु कुंडनकुलम में। जो 5वीं ऊर्जा इकाई या 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट बनाई जा रही है वो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से या रशिया की सहायता से। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ था और सबसे फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है कि किस साल ही वॉज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर होगा 1954, 1954 में उन्हें सबसे पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, हाल ही में किस देश में प्रवासी श्रमिकों हेतु आयोजित प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकाशन ने सिलंबन के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया? इन विच कंट्री रिसेंटली गणेशन संधिका रासन has won the top prize in the performance of सिलंबम in a competition organized for migrant workers? 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कतर और जापान। तो फ्रेंड्स प्रवासी श्रमिकों हेतु आप कह सकते हैं गणेशन संधिका रासन को सिंगापुर में, है ना, सिंगापुर में सिलंबम के प्रदर्शन के लिए शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के ग्रुप को हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस? इट इज नथिंग बट कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सबसे तेज उपकरण कौन सा है? तो CD-ROM, रैम, रजिस्टर्स और कैच। तो फ्रेंड्स सबसे तेज उपकरण अगर पूछा जाए सबसे फास्ट कौन सा है तो आपके रजिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हाउ डिस्प्ले साइज ऑफ द मॉनिटर इज मेजर्ड? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मॉनिटर का जो डिस्प्ले साइज होता है वो इस आकार में नापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका डायगनली है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विकर्ण रूप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ट, है ना, डगलस एंजल बर्ट ने सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजल बर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मॉनिटर या रैम? तो जो स्थायी स्टोरेज डिवाइस या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? यूएसबी इज विच टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस? तो फ्रेंड्स जो यूएसबी है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो ए ऑप्शन इसका द्वितीय करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा फ्रेंड्स, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय नहीं है? मतलब कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका असेंबली लैंग्वेज, है ना। जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये आपकी उच्च भाषा नहीं है, ये आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कैलकुलेट की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब दोज प्रोडक्ट्स दोज आर फ्रेंडली टुवर्ड द इन्वायरमेंट, है ना, इको फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं। तो इको मार्क किसे दिया जाता है? आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रक्रिया में होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप जल चक्र या वाटर साइकिल में कह सकते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। महावीर हरिना वन स्थली कहाँ पर स्थित है? तो महावीर हरिना वन स्थली या महावीर हरिना फॉरेस्ट प्लेस लोकेटेड इन तेलंगाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, मालापट्टी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मालापट्टी पक्षी विहार आपका आंध्र प्रदेश में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, सतकोसिया बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? इन विच स्टेट सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? तो ये आपका फ्रेंड्स उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, महानदी रिवर पे, है ना, उड़ीसा में महानदी रिवर पे। महानदी रिवर 7 कोस तक यहाँ से बहती है, उसी के नाम पर इसका नाम सतकोसिया टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। तो 35 का हो जाएगा उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने मालापट्टी पक्षी विहार पढ़ा था, तो आंध्र प्रदेश में वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये जो मालापट्टी पक्षी विहार है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? इन विच स्टेट लेमरू एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र या लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन अशोकाज इनक्रिप्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में, और शाहबाजगढ़ी ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपके खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, और खरोष्ठी लिपि से आपकी उर्दू निकली है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड? बुर्जहोम, चिरांड, लोथल या कोलडिहवा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कोलडिहवा, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोलडिहवा से। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडिहवा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये आपके फर्स्ट अर्बनाइजेशन माना जाता है, तो अर्बन या शहरी निवासी थे। अगला है मरियम की कोठी कहाँ स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, मरियम की कोठी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, मरियम कोठी आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्न कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। वांडीवास का युद्ध 1760 को हुआ था, तो बिल्कुल सही है। और उसमें लिखा है कि यह भारतीय तथा अंग्रेजी सेनाओं के मध्य हुआ था, तो गलत है। ये आपका अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था, है ना। जो बैटल ऑफ वांडीवास था निर्णायक युद्ध माना जाता था किनके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, केवल एक। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो
आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आपका है मराठा और अफगान, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है आपको। जो एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और दूसरी तरफ मतलब 1857 के रिवोल्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। 1857 का रिवोल्ट दिया हुआ है और संबंधित जो लीडर है, नेता है, उनका नाम लिखा हुआ है। तो दिल्ली से आपके जनरल बख्त खान थे, तो मिला दीजिए आप दिल्ली से जनरल बख्त खान को। उसके बाद फ्रेंड्स अगर लखनऊ से हम मिलाएं जनरल बख्त खान के बाद, कानपुर से मिला देते हैं। कानपुर से थे आपके नाना साहब, लखनऊ से थे फ्रेंड्स आपके बेगम हजरत महल, और बरेली से थे आपके खान बहादुर। तो इस तरह से ऑप्शन मिल गया हमें 2 4 3 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस नेता को लोक हितवादी भी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था, गोपाल हरि देशमुख। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44 का। ठीक है, लोकमान्य तिलक को कहा जाता था, लोक हितवादी आपके गोपाल हरि देशमुख थे। और एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सार्वजनिक चाचा किसे कहा जाता था? सार्वजनिक चाचा, सार्वजनिक चाचा, है ना, ये किसे कहा जाता था? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकत्रित तलछट, नदी, हिमनद, पवन एवं गुरुत्व बल आदि के अपर्दन प्रक्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट्स कलेक्टेड आर carried from one place to another place by erosion process of river, glacier, wind and gravity forces etc. are called decomposition, weathering, deflation या डिजोल्यूशन। तो फ्रेंड्स वो आपका वेदरिंग कहलाता है ना, अपक्षय या वेदरिंग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसकी गणना विश्व की नवीनतम स्थलाकृतियों में की जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लेटेस्ट टोपोग्राफी इन द वर्ल्ड? पहला है हिमालयन माउंटेन्स, मिड अटलांटिक रिजेस, अंटार्कटिका या बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड है। तो फ्रेंड जो मध्य अटलांटिक कटक है या मिड अटलांटिक रिजेस हैं, उन्हें सबसे नवीनतम स्थलाकृतियों में गिना जाता है। मतलब द लेटेस्ट टोपोग्राफी इन द वर्ल्ड इज नथिंग बट मिड ओशियानिक रिजेस या मिड अटलांटिक रिजेस, है ना। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका मिड अटलांटिक रिजेस से सबसे अच्छे से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है, इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? Generally, the temperature is reduced while moving from equator towards pole. Which of the following is the main reason for this? पहला, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, the relative obliqueness of the sun's rays. Earth is flattened at the pole. Cold winds in polar regions. Normal wind flow from poles to the equator. तो फ्रेंड जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है या obliqueness है, ये इसका सही रीजन होगा। ये आपका सपोज कीजिए अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है जो कि है 0 डिग्री, इसके ऊपर आप मान लीजिए ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो कि आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 60 डिग्री या 66.5 डिग्री नॉर्थ है आपका आर्कटिक सर्किल, और ये आपका नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो सन की रेज हैं वो तिरछी होती जाएंगी, क्योंकि जो सन है इट नेवर मूव्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे पीछे कभी भी सन जाता नहीं है। तो जो सन की रेज हैं अगर वो कर्क रेखा के पीछे जाएंगी तो बिल्कुल सीधी नहीं जा करके तिरछी जाएंगी, है ना। तो तिरछी जब जाएंगी तो सन की रेज जितनी ज़्यादा तिरछी होंगी उसकी एनर्जी उतने बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ज़्यादा बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रिफ निम्न में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? ग्रेट बैरियर रिफ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ? तो 48 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति या फिर ब्लॉकी कोरल रीफ्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? तो द लाइट ऑफ एशिया ये आपकी जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख स्वर्ण उद्योग लगभग पूर्णतः किसमें केंद्रित है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो स्वर्ण उद्योग है फ्रेंड्स वो आपका ड्रार्केंसबर्ग, या ये आपके माउंटेन्स में है, ध्यान रखिएगा, साउथ में, है ना। तो डार्केंसबर्ग से नियंत्रित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, 1773 के विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी प्रकार की निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में
कंपनी के राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा पढ़ लेते हैं। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद में गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एशियाई शेर जनगणना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियाटिक लॉयन सेंसस। ठीक है, एशियाटिक लॉयन सेंसस या एशियाई शेर जनगणना। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह भारत के वन्यजीव संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड दूसरा लिखा हुआ है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इट बीइंग कंडक्टेड इन एवरी 5 ईयर। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। राज्यपाल की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को संविधान सभा ने क्यों चुना? वाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष चुनाव आपसी संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, और जो कि सही बात भी है। और दूसरा लिखा हुआ है कि राज्यपाल केवल नामित प्रमुख होता है, जिसके चुनाव पर कोई बड़ा राशि खर्च करना उतना फलदायक नहीं होगा। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागालैंड, है ना। अगर हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात करें या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, तो उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपका नागालैंड में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बेरोजगारी दर अगर बात करें नागालैंड की कितनी है, तो 21.4% याद रखिएगा, है ना, जो कि लोवेस्ट है। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष राज्यों के परिषद द्वारा राज्यपाल और लोकसभा हिंदी नामों को अपनाया गया? मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये कब अपनाया गया था, है ना। राज्यसभा और लोकसभा इन प्लेस ऑफ अपर हाउस और लोअर हाउस कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इन ईयर 1954, 1954 में ये अपनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग व्हाइट लेबल एटीएम? तो व्हाइट लेबल एटीएम कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा सी, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ सच इंस्टीट्यूशन शुड बी 50 करोड़। इस तरह की संस्थाओं का जो न्यूनतम नेटवर्थ होता है वो 50 करोड़ होना चाहिए, तो उन्हें हम व्हाइट लेवल या लेबल एटीएम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57। फास्टैग लेन किस मंत्रालय की योजना है? फास्टैग लेन इज अ स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उत्कर्ष 2022 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? उत्कर्ष 2022 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये आपका फ्रेंड्स उत्कर्ष 2022 ये रिजर्व बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 59। आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? रेजिडेंशियल एसेट प्राइस मॉनिटरिंग सर्वे इशूड बाय। तो रेजिडेंशियल एसेट प्राइस मॉनिटरिंग सर्वे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें उत्कर्ष 2022 की, तो उसका भी शुरुआत किसको किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI ने आप कह सकते हैं कई कार्यों के मध्य विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्कर्ष 2022 को स्टार्ट किया था, जो कि आप कह सकते हैं 3 वर्षीय रोड मैप है ना, मतलब 3 ईयर प्लान है। 3 ईयर प्लान आपका उत्कर्ष है 2022 किसका? RBI का। दैट हैज प्रिपेयर्ड अ 3 ईयर रोड मैप एमिंग टू इंक्रीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन एमंग इट्स वेरियस फंक्शंस। तो उत्कर्ष 2022 भी रिजर्व बैंक का है, और जो आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण या रेजिडेंशियल एसेट प्राइस मॉनिटरिंग सर्वे है, ये भी आपका RBI का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन
सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स पहला लिखा हुआ है कि हड़प्पा में खुदाई का श्रेय आर.बी. दयाराम शाहनी को जाता है, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग कताई और बुनाई की कला से परिचित नहीं थे। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है ना। पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है, मतलब वो सिंधु घाटी के लोग कताई और बुनाई की कला से परिचित थे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बाकी आमतौर पर घरों में एक खुला आंगन और कुआं होता था, ये भी सही है। और मोहनजोदारो में कांस्य से बनी नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा खोजी गई थी। सारे ऑप्शन सही हैं। जो बी ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, और यही आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो करेक्ट क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कताई और बुनाई की कला से भी परिचित थे। इंडस वैली पीपल वर अवेयर विद द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस देश में कुर्द समुदाय के लोग नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स तुर्क, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपके कुर्दिश कम्युनिटी के लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ईरान के साथ अमेरिकी परमाणु समझौते में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूएस न्यूक्लियर डील विद ईरान? तो फ्रेंड्स भारत उसमें शामिल नहीं था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वेद भारत की राजनीतिक संरचना का सही आरोही क्रम। ऋग्वैदिक भारत की राजनीतिक संरचना का सही आरोही क्रम कौन सा है? विच ऑफ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन ऋग्वैदिक एरिया इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है। ये आपका करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है। कुर, उसके ऊपर ग्राम, विश्व, जन और उसके सबसे बड़ा आपका होता था राष्ट्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? तो होन्शु, याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु, ये सारे ही 4 द्वीप हैं जापान के, जिसमें जो टोक्यो वो आपका होन्शु में मौजूद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है या आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? तो 65 को देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के प्रकोप से बचाया था। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, इल्तुतमिश सेव्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द वार्थ ऑफ चंगेज खान। बी लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जो कि ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। तो बिल्कुल सही है बी वाला ऑप्शन भी, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन लिखा है फ्रेंड्स कि बलबन एक कमजोर शासक था जो सब कुछ के लिए रसोइये पर निर्भर था। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो बलबन वॉज अ वीकर रूलर हु वॉज डिपेंडेंट ऑन नोबल्स फॉर एवरीथिंग। रईसों लिखा हुआ है, ये रईसों मतलब नोबल्स के ऊपर, हर चीज़ के लिए बलबन रईसों पर या नोबल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जो बलबन था आप कह सकते हैं कि कमजोर शासक नहीं था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट लिखा हुआ है और आपसे गलत कथन का चुनाव करने के लिए कहा गया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी। अगला फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है कि सभी 15 सदस्यों का जो वीटो शक्ति है वो उनको दिया गया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र में बोला जा रहा है कि 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं, और सभी 15 मेंबर्स को वीटो पावर मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वीटो पावर है ना, वो केवल स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी जो 10 मेंबर्स टेम्पररी हैं उनको वीटो पावर्स नहीं दिया गया है। मतलब जो वीटो पावर की शक्ति है यूनाइटेड नेशन में वो केवल 5 परमानेंट मेंबर्स को दी गई है। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ओनली 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, सही कथन का चुनाव करना है। पहला लिखा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई थी। तो बिल्कुल सही है। और यह एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल गलत है। यह आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। और 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की या इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1986 में। तो पहला गलत सही लिखा हुआ है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ओनली 1। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे पंजाब में बोर्ड के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था 1853 ईस्वी को? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ बोर्ड इन पंजाब इन 1853 CE?
तो फ्रेंड्स सर जॉन लॉरेंस नाम याद रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था पंजाब में 1853 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो पहला है फजल अली, संबंधित है। जेवीपी कमीशन संबंधित है। धर कमीशन ये भी संबंधित है। लेकिन जो स्वर्ण सिंह कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई थी संविधान में, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे शामिल की गई। तो चौथा आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास डी ऑप्शन बचा और यही करेक्ट होगा 69 का। 1, 2 एंड 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारियों की सूची से हटाया गया? तो फ्रेंड्स 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे मूल अधिकार से हटा करके लीगल अधिकार या फिर आप कह सकते हैं कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, जो कि कब हुआ था? 1978 में। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यह आपका स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण का अधिकार, तो फ्रेंड्स ये आपका राइट टू इक्वलिटी में है, स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। राइट टू फ्रीडम में नहीं बल्कि राइट टू इक्वलिटी में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार या राइट टू फ्रीडम में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि ये आपका किस में शामिल है? राइट टू इक्वलिटी में, समता के अधिकार में शामिल है, स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 226 जो है वो आपका उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। जो संविधान है आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। वहीं पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उसको रिट जारी करने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 32 से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो डीपीएसपी है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 39 है ये आपका प्रोवाइड करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची में आप कह सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध मौजूद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 75। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ अनुच्छेद लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो संबंधित प्रावधान या रिलेटेड प्रोविजन है वो लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा 1 का 4। उसके बाद आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान सिविल संहिता। 49 में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स जो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। और आर्टिकल जो 50 है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो सही हो जाएगा आपका 4132 ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। तो यहां से फ्रेंड्स अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करने का। तो एक तरफ डिवाइस लिखी हुई है और दूसरी तरफ कि उसके द्वारा क्या नापा जाता है ये लिखा हुआ है। तो फैदोमीटर ये आपकी समुद्र की गहराई नापता है। उसके बाद फ्रेंड्स बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को नापेगा और अल्टीमीटर ऊंचाई को नापेगा। तो 4123 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन की गति का पहला नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है? तो जड़त्व की या आप कह सकते हैं इनर्शिया की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश वर्ष क्या है? वह वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करे, है ना। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो नमकीन होता है ना। सैलिनिटी
जो ओशन वाटर होती है उसकी ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण का है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं, ये कथन है। तो कारण देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो सही है, जो आपके उपग्रह हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये हमेशा पृथ्वी की ही दिशा में लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन कारण लिखा हुआ है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को एक निकास वेग मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत लिखा हुआ है। जो एस्केप वेलोसिटी होती है 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की होती है, किलोमीटर पर आवर। तो ये गलत लिखा हुआ है कारण यहाँ पर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो फाउंटेन पेन है वो केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहाँ किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा जल की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर डू डेंटिस्ट यूज। तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो रूम होता है उसको हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो जो टंगस्टन होता है फ्रेंड्स, इसका जो गलनांक होता है ये बहुत ज़्यादा उच्च होता है ना। गलनांक मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो दूसरा लिखा हुआ है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल की तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। इफ अ पर्सन सीज अ कॉइन लेइंग इन अ bucket full of water, he will observe the coin relatively close to its original place. And if someone inside the water sees a coin above the water level, he will observe the coin at a higher height than its actual place. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके कारण ये होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 11th का दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे सही पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डजंट हैव ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उपरोक्त सभी। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स वो HCl होता है, तो ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, टेलीकास्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड टेलीकास्ट। तो टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, द फ्लैश ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन अ टीवी स्क्रीन, संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना, प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज ऑन द टेलेक्स मशीन, स्टीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोन के साथ संयोजित करना, कनेक्टिंग द लोकल टेलीफोन्स विद आउटसाइड फोन विदाउट यूजिंग ए स्टीडी कोड, एंड समाचार पत्रों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, फ्लैश ऑफ टीवी कंटेंट एंड न्यूज़ कंटेंट ऑन द स्क्रीन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जो टेलीकास्ट होता है फ्रेंड्स वो समाचार पत्रों और सूचना की जो विषय वस्तु होती है, जब उसे टीवी के पर्दे पर दिखाया जाता है, फ्लैश किया जाता है, तो उसे ही टेलीकास्ट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज टेम्पोरेरी। तो जो न्यूट्रिनो होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये आपका अस्थायी होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कथन कारण का, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा हुआ है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सिलिकॉन है, ध्यान रखिएगा। जो भूपर्पटी है क्रस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का नाभिक वह है जिसमें द आइसोटोप ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस इन विच, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे के निर्माण में काम में लाया जाता है? द alloys made of which metal are used as spare part of airplanes and rail coaches? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो एल्यूमिनियम होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, उससे बनाई गई जो एलॉय होती है उसको हम हवाई जहाज या रेल के डिब्बों के जो पुर्जे होते हैं उनके निर्माण में काम में लाते हैं। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन का है। कथन लिखा हुआ है कि सोडियम धातु का संचयन मिट्टी के तेल में किया जाता है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, तो ए सही लिखा हुआ है। आर क्या है कि सोडियम मेटल मेल्ट्स ऑन इट्स रिएक्शन विद मॉइस्चर। नहीं, ऐसा नहीं है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, रेयॉन बनाया जाता है। तो रेयॉन किससे बनाया जाता है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका सेलुलोज से बनाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम सेलुलोज। रेयॉन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा एक कथन सही नहीं है? नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ डेंटल पेस्ट। तो ये गलत हो जाएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो डेंटल पेस्ट होता है उसका इंग्रेडिएंट नहीं होता है। तो आपसे सही कथन पूछा रहा था कि कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको छांटना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं। टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन्स आर पॉलीमर। तो बिल्कुल सही है, टेफ्लॉन और डेक्रॉन्स जो हैं ये आपके पॉलीमर्स हैं। नियोप्रिन संश्लेषित रबर होता है। नियोप्रिन इज सिंथेसाइज्ड रबर, तो ये भी आपका सही लिखा हुआ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, बिल्कुल सही है। जो पॉलीथीन होता है ये आपका इट इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीएथाइलिन। नेचुरल रबर का उदाहरण क्लोरोप्रिन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही कथन आपको छांटना था तो फोर्थ आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि करेक्ट है। ठीक है, जो आपका क्लोरोप्रिन है ये आपका प्राकृतिक रबर नहीं है, ये आर्टिफिशियल रबर है, ध्यान रखिएगा। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? तो फ्रेंड्स, जो रबर होता है इट इज इजिली डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये आपका टोटल बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो जो सेब का फल होता है उसका लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो एपी कल्चर होता है, शहद की मक्खी या हनी भी, बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर यह आपका सिल्क वार्म होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर फ्लावर के लिए होता है, और जो पीसी कल्चर है ये आपका गलत लिखा हुआ है। पीसी कल्चर लाख के कीड़े के लिए नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, मिलान करना है। एसिटिक एसिड आपका सिरका को कहते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये आपका दूध में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल फ्रेंड्स आपका मक्खन में होता है, और जो साइट्रिक अम्ल होता है ये आपका नींबू में होता है। तो 3, 4, 1, 2, 34, 12, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मानव में सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो त्वचा होती है आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, स्किन, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी है, सिम्बायोटिक डिजीज मतलब सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है लाइकेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर वो पैदा करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सहायक होती हैं, तो इसमें ये चालन का या फिर कंडक्शन का काम करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी जिसमें प्रदूषक को दूषित स्थल से निकालने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपका होता है जैव शोधन, जैव शोधन या फिर बायो रिमीडिएशन, है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जैव शोधन अपशिष्ट प्रबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें फ्रेंड्स प्रदूषक को एक जगह से या दूषित जगह से हटाने और बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं इसके अंदर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग खतरनाक पदार्थों को कम विषाक्त या गैर विषैले पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जाता है। दो तरह के जैव शोधन होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का एक अच्छा स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो पालक जो है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, स्पिनाच, पालक या स्पिनाच ये आपका आयरन का अच्छा स्रोत है या गुड सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है, तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प। ध्यान रखिएगा जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपकी ग्रीन हाउस गैस में। तो ग्रीन हाउस गैस आप कह सकते हैं वायुमंडलीय गैसें ही होती हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो सबसे लास्ट सीमा होती है, अवरक्त सीमा आप कह सकते हैं, उसकी जो भीषण विकिरणें हैं जैसे गामा रेस, है ना, इन सभी को अवशोषित कर लेती हैं, अल्ट्रावायलेट और गामा रेस, और वायुमंडल में पुनः रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसके कारण जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। मतलब ये जो सन की रेज होती हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेज होती हैं उनके लिए ट्रैप का काम करती हैं, है ना। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होते हैं, शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, उनके लिए तो ये किसी भी परत का काम नहीं करती हैं, वो आसानी से पृथ्वी तक आ जाते हैं। लेकिन पृथ्वी से जब रात के समय में LWTR रिलीज किया जाता है तो उनके लिए ये एक जाल का काम करती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो पृथ्वी से निकलने वाली जो पार्थिव विकिरण होती है उनको ये ट्रैप कर लेती हैं और जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसको गर्म करने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में 146 इरावदी डॉल्फिन उड़ीसा की किस झील में देखी गई हैं। 146 इरावदी डॉल्फिन उड़ीसा की किस झील में देखी गई हैं, है ना। 146 इरावदी डॉल्फिन हैव बीन सीन इन विच लेक ऑफ उड़ीसा, तो चिल्का झील इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन चिल्का झील करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारतीय डेटा रिले उपग्रह प्रणाली की शुरुआत की गई है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम IDRSS, तो इसका सही जवाब होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ से आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इनके आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 66, डी ऑप्शन। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए 11/18। 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी 35। 41 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 5000। 42 का आंसर हो जाएगा ए 0। 43 का आंसर हो जाएगा 75 किग्रा 75 किलोग्राम। 44 का आंसर हो जाएगा 12:1/2 डिग्री 12.5%, सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर हो जाएगा 868। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी 80। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका बी 40 सेकेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है फ्रेंड्स सी 40 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी 100। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए 4। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है आपका बी 2.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 9:7a। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स डी 7.35। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है 50 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दिया हुआ है डी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 71 का आंसर आ जाएगा आपका ए। 72 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट और पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो डाटा एंट्री भी आप इसे कह सकते हैं। तो 72 से 75 तक ये कवर करता है। पहले का आंसर हो जाएगा आपका डी 72 का, मतलब 72 का आंसर होगा आपका, सॉरी सी, डी नहीं है सी है, ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा सी। 73 का हो जाएगा आपका ए। 74 का हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन जो है मैथ का 75, उसका आंसर हो जाएगा आपका बी 6,62,500। तो ये मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इनको स्वयं करना होगा। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, पहले भी बताया जा चुका है आपको पिछले टेस्ट में। स श स ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। पवन का संधि विच्छेद अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पो प्लस अन, है ना। पो प्लस अन जो होगा डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद निश्चल या निश्चल की संधि क्या है, तो निश्चल हो जाएगा निश्चल की संधि, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चौथा है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि धीरे धीरे का समास बताइए। तो चौथे का हो जाएगा आपका अवयवी भाव, बी, है ना। अब अवयवी का अर्थ क्या होता है, अवयव हो जाना, मतलब वास्तव में यह क्रिया विशेषण अवयव का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अवयवी भाव समास हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है जो लास्ट में लगता है, तो एरा, है ना। एरा आपका लुटेरा में प्रत्यय है। खिड़की आपका देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह देशज शब्द कहलाते हैं। तो जो खिड़की है वो आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये आपका वकील हो जाएगा, है ना। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति आपकी क्या दिखा रहा है, वकील। अगला है निम्न में से कौन पदबंध का एक भेद नहीं है, तो अव्यव पदबंध, ये आपका पदबंध का कोई भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा अज्ञानी शब्द का एक पर्याय नहीं है, तो भिज्ञ जो है ये आपका अज्ञानी का पर्याय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं वो सारे ही आपके अज्ञानी के पर्याय हैं। अज्ञ के पर्याय के रूप में आप कह सकते हैं अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, ये शब्द गिने जाते हैं, ठीक है। तो भिज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञ। अगला है समुद्र शब्द का पर्यायवाची चुनना था आपको, तो जो अवर्ण है अर्णव, तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। अन्य कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि समुद्र के ही पारावार, अवधि, नदीश, वारिश, ये सारे ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि अवनी का विलोम बताना है आपको, तो अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। ये धरती होता है और ये आकाश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है, तो कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है।
13वां देख लेते हैं कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इसे इंद्रजीत कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सहायक किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? ये आपका सहायक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है फ्रेंड्स? और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं, साथ चलने वाला सहचर होगा। ठीक है, और साथ साथ कार्य करने वाला जो होगा वो आपका सहकार होगा। तो जो किसी की सहायता करने वाला हो उसे सहायक कहते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है ना? तो कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आप कह सकते हैं पूर्ण भूतकालिक। खा चुका था मतलब कंप्लीट कर लिया था, तो पूर्ण भूतकालिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो आप कह सकते हैं कृतवाच्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो नए नए आविष्कारों के द्वारा जीवन को सुखमय बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको सीरियल में लगाना था, तो सकारात्मक सोच से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, है ना? बी ऑप्शन जब आप लगाएंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र राज्य की जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। तो स्वाभाविक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आंत मुहावरा जो है उसकी अर्थ क्या है? तो आप कह सकते हैं बहुत लंबी वस्तु, है ना? उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपका पैराग्राफ बेस है, तो पैराग्राफ आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। आंसर मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ। 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 22 का आंसर हो जाएगा बी, 23 का आंसर हो जाएगा ए, 24 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, और 25 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चंस का आप आंसर देख लें एक बार। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका आंसर हो जाएगा आपका बी। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को आपको खुद से करना होगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 से 5 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ब्लड रिलेशन के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस पी का पिता है। 5वें का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एस बी की बहन है। 6ठे का आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको बताना था बड़े और छोटे के ऊपर आधारित, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ई इज ग्रेटर देन सी, है ना? 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य होगा। 10th क्वेश्चन आप देख लें, 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दोनों निष्कर्ष सत्य निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक पैराग्राफ बेस्ड है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सारा जो कंक्लूजन है वो पहले निकाल दिया करें, फिर क्वेश्चन को किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप कह सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा डी। 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया हुआ है ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 17 का आंसर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर बी। 18 का आंसर दिया हुआ है ए, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इन क्वेश्चंस को आपको खुद से करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, TVRT 21 विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आ जाएगा आपका 63, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कार, रेल तथा ऑटोमोबाइल, तो आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर कार और रेल ये अलग हो जाएंगे, तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी। और 25 कुछ पुस्तक आपके कागज हैं तो बुक्स ले लीजिए और पेपर ले लीजिए, और सभी कागज पेन है तो सारे पेपर जो हैं वो आपके पेन हैं। अब निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि सभी पुस्तकें पेन हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तक जो हैं, कुछ बुक्स आपके पेन हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपके पुस्तक हो गए, कुछ पुस्तक आपके कागज हो गए, ये देखिए कुछ पुस्तक कागज हो गए, और सभी कागज आपके पेन हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ पेन भी तो आपके पुस्तक हो सकते हैं, या कुछ पुस्तक भी तो आपकी पेन हो सकती हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यह सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट।